आज कोई सीधा क्वेश्चन नहीं है, हर एक में थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। तो सीखते हैं इसमें नया कॉन्सेप्ट और फिर से हम कोशिश करेंगे कि हम बगैर पेन उठाए आंसर कर सकें मैक्सिमम क्वेश्चनों में, या कम से कम थोड़ा पेन यूज़ करके हम आंसर कर सकें जल्दी से, 30 सेकंड में 45 सेकंड में आंसर आ सके। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, तो ये है पहला क्वेश्चन। इसमें देखो तारे बहुत घुमा रखी हैं, इधर उधर करके बहुत सारी तारे घुमा रखी हैं, तो ये कंफ्यूज कर देता है कि कहाँ पे कौन से कनेक्शन हुए हैं। तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या करना है हमको, 5 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज आएगा वो निकालना है। चार्ज निकालने के लिए सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले पता करना पड़ेगा कितना सिग्रोस आएगा, और वो भी बात करें तब की वो जब बहुत देर हो चुकी होगी, यानी कि एंड कंडीशन के बाद। तो शुरू करते हैं। देखो एंड कंडीशन का मतलब है कि ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, ये ब्रांच काम नहीं करेगी, इन्फिनिटी पे बात वो कह रहे हैं। तो इन्फिनिटी वाले पे ये केस नहीं रहेगा। तो खैर कोई बात नहीं, शुरुआत में बनाता हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद इन्फिनिटी पे इसको हटा लेंगे ब्रांच को बाद में। तो यहाँ पे ढूंढने का जो सिंपल तरीका वो है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है, क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे आपको शायद सीधा ना नजर आए, थोड़ा कंफ्यूज आप हो सकते हो, प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा, लेकिन अभी सीधा नजर नहीं आएगा। थोड़ा मैं कसो करता हूँ, देखो सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मान लो देखो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने इस वाले टर्मिनल को माना V1 पोटेंशियल पे, जहाँ तक एक वायर जाएगी और कोई रेजिस्टर जंप नहीं होगा वहाँ तक सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना है पोटेंशियल V1, यानी इस 1 ओम रेजिस्टर का A एंड 1 ओम पे है, और यही तार जाकर के इधर भी गई है, तो ये भी 1 ओम पे हो गया। तो ये दोनों एंड किसने पे हो गए, 1 ओम पे हो गया। इसका 3 ओम का ये वाला और 1 ओम का ये वाला। अब उसके बाद क्या हुआ, ये टर्मिनल गया यहाँ से, इसको मैंने मान लिया V2 पे, और ये जहां भी जाएगा वहां V2 होगा। तो इसका एक टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, इस नीचे वाले 1 पे, तो ये V2 पे है, और एक दूसरा कहाँ जुड़ा है, इस 3 पे। तो इसका भी एक एंड किस पे हो गया, V2 पोटेंशियल पे हो गया। अब बाकी कुछ और है हमारे पास, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये वाला जो टर्मिनल है हमारे पास, इसके कहीं पे कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो कोई तीसरा नाम मैंने इसको दिया, V3 नाम दिया, और कहा कि ये टर्मिनल जो वायर है अगर ये V3 पोटेंशियल पे होगी तो इस 3 का इधर वाला एंड V3 पे हो गया, और जहाँ तक ये वायर जा रही है यानी कि यहाँ तक, इस पे इसका कैपेसिटर का ये वाला V3 पे हो गया, और ये वाला भी किस पे हो गया, V3 पे, यानी कि ये वाला 1 ओम वही V3 पे है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब एक और बचा हुआ है ये V4 वाला, मतलब इसका इधर वाला टर्मिनल, तो इसको मैंने V4 नाम दिया है। जहाँ तक ये वायर जाएगी ये V4 हो गया यहाँ पर, जहाँ तक ये वायर जाएगी कनेक्शन सेम रहेंगे, तो ये V4 यहाँ का हो गया, और क्योंकि यही तार आगे भी जा रही है तो ये भी क्या हो गया, V4। इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बैटरी को एक साइड पे लिख लो, मान लो ये वाला V1 वोल्टेज था हमारा, तो V1 वोल्टेज साथ जो जो हमारा कनेक्टेड है वो सब बना लो। तो V1 के साथ हमारा क्या क्या कनेक्टेड है, एक तो 1 ओम की एक एंड, तो 1 ओम का एक एंड V1 पे कनेक्टेड है, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये वाला टर्मिनल V1 मान लिया। एक इस 3 का, तो इस 3 का एक वाला V1 पे है, ठीक है। और अब क्या किया, इस 3 का इधर वाला V2 पे, तो V2 मैंने यहाँ मान लिया है। V2 पर भी क्या क्या कनेक्टेड है, V2 पर एक 1 का एक V2 यहाँ कनेक्टेड है, और साथ ही साथ क्या कनेक्टेड है, एक V3 का ये वाला V3 का एक ये कनेक्टेड है V1 पे, और एक V4 मैंने यहाँ माना। 4 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 4 के साथ ये 3 वाला का एक जुड़ा, मतलब जो 2 पे जुड़ता है 3, उसी का एक यहाँ पे जुड़ता है, और साथ ही साथ 4 पे जो 1 V1 पे जुड़ता है एक वो कनेक्टेड है, तो 1 जो V1 पे जुड़ता है एक वो कनेक्टेड है। तो ये सर्किट यहाँ बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप V3 को बनाओगे तो आपको दिख जाएगा सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है। और इसी के अंदर अगर हम कैपेसिटर जोड़ें तो कैपेसिटर यूँ होता V4 V3, तो V4 V3 कैपेसिटर हमारा यूँ आता 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सर्किट हमारा यूं कंप्लीट होता। लेकिन ये तो बात कर रहे हैं बहुत देर बाद की, तो बहुत देर बाद तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं। तो जो इसके क्रॉस का डिफरेंस रहा होगा बहुत देर के बाद, उतना ही इस पर चार्ज होगा। ये देखो हटेगा तब, पहले चार्ज लेगा, ये पहले से नहीं हटेगा, चार्ज लेने के बाद हटेगा। तो कुछ तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वो पता करना है। अगर तो ये ब्रिज बैलेंस्ड होता, देखो ब्रिज जैसा लग रहा है ना, बैलेंस्ड ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, लेकिन बैलेंस नहीं है। बैलेंस की रेशियो कंडीशन क्या होती है, रेशियो सेम होनी चाहिए। तो वो 1:3 और यहाँ 3:1 उल्टा हो गया। अगर ये बाई चांस रिवर्स कनेक्टेड होते तो फिर इसमें चार्ज आता 0, क्योंकि फिर इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनना ही नहीं था, आंसर डायरेक्ट आता 0, और उसमें 0 ऑप्शन था। तो अगर आप जल्दबाजी कर गए और 0 आंसर कर दिया तो फिर आप गड़बड़ में आ जाओगे। थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो अभी देखो इसको हटाने के बाद इन्फिनिटी पे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ऊपर 4 ओम बन गई सीरीज में, नीचे 4 ओम बन गई सीरीज में। तो 4 ओम क्या बन गया, पैरेलल। 2 ओम और 4 कितना बन गया, इसका रेशियो में 2 एम्पेयर, यानी बैटरी से 2 एम्पेयर करंट निकला है। तो बैटरी से 2 एम्पेयर करंट जो निकला है वो दोनों ब्रांच में बराबर बटेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 4 ओम है, नीचे भी 4 ओम है, तो बराबर बटा करंट। तो ऊपर ही 1 एम्पेयर गया, नीचे 1 एम्पेयर गया। अब ध्यान से सुनना, वो जो 1 एम्पेयर ऊपर गया है उसकी वजह से 1:1 यहाँ पे 1 वोल्ट का ड्रॉप आया, मतलब जो भी यहाँ पे है उससे एक कम वोल्टेज यहाँ पे है। और इधर वाले में 3:1 3 वोल्ट का ड्रॉप आया, यानी जो भी यहाँ पे है उससे 3 वोल्ट कम यहाँ पे है 3 पे। तो अगर आप थोड़ा सोचो तो 3 में और 4 में कितने का डिफरेंस होगा, 2 वोल्ट का हो गया ना। इससे एक कम यहाँ पे, इससे 3 कम यहाँ पे, तो 4 का 3 से कितना कम है या ज़्यादा है,
2 वोल्ट का कम है, कम या 2 टेंशन लेने नहीं कम है ज़्यादा, वैसे ज़्यादा है 4 का, लेकिन फिर भी कितना बनेगा वो डिफरेंस 2 वोल्ट बनेगा। तो 2 वोल्ट का डिफरेंस है, वही तो कैपेसिटर ग्रोथ है। डायरेक्ट आंसर 2 × 5 10 माइक्रोकूलम आंसर। ठीक, तो कितना ड्रॉप हुआ वो निकाल लिया, उसका डिफरेंस निकाला और सीधा हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, बाकी के लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन सीधा नहीं है, इसमें भी बहुत सारी तारें घुमा रखी है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको भी मैं देखो आधा बनाया भी करता हूँ आपके सामने। तो वही जो केस हमने यहाँ किया था वही केस हम यहाँ पर भी लेके चले। इसमें थोड़ा सोचोगे आप तो शायद ओरली आप कर सकते हो इसको, लेकिन फिर भी मैं एक बार सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा आपको कैसे सर्किट सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि शायद मैं जो ओरली करूँ वो आपको समझ में ना आए। तो इसलिए देखो क्या किया मैंने, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से वहाँ की थी वही की। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चलाई, इसको मैंने कहा V2, इसको भी कहा V2, क्योंकि तार तो एक ही है। तो जहाँ तक वो वही तार जाएगी उसका V2। अब इस वाली पे मैंने मान लिया V3, तो V3 ये सारा V3 है। तो ये तो ए वाले वोल्टेज V3 है, ये भी V3 है। ठीक है, तो ये सब V3 हो गया। और हाँ, इस वाले का VA मान लिया, इस वाले को VB मान लिया। ये VA पोटेंशियल है और ये VB पोटेंशियल है। हमें AB के क्रॉस रेजिस्टेंस बतानी थी। तो मान लो ये A हुआ, तो A से एक 2 ओम की रजिस्टर चली। ठीक, उसके बाद आया ये जो भी टर्मिनल हमारा बन रहा है V2, तो V2 आया। तो अब आपको कुछ चीज़ साफ नज़र आ रही होंगी कि 25 और 10 15 और 10 सीरीज़ में है, ये 25 है। ये 40 और 10 सीरीज़ में है, ये 50 है। ये 20 और 30 सीरीज़ में है, ये भी 50 है। ये तीनों चीज़ साफ नज़र आ रही होंगी। ठीक, अब उससे आगे मैं कर रहा हूँ। देखो इसके बाद क्या किया, क्योंकि इस 25 का ये जो कंबाइंड 25 है उसका एक एंड V2 पे जुड़ता है, तो मैंने 25 यहाँ ड्रॉ की। उसके अलावा इस 50 का भी एक एंड V2 पे जुड़ता है, तो मैंने 50 यहाँ ड्रॉ किया। इस 50 का भी एक एंड V2 पे ड्रॉ करता हूँ, वो 50 मैंने यहीं ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो थोड़ा सिंपलीफाई इसके बाद नजर आएगा आपको। अब एक दूसरा टर्मिनल कहाँ जाके जुड़ता है, इस 25 का दूसरा सिरा कहाँ जुड़ता है, V3 पे, तो V3 पे। ठीक है, ये V3 हो गया। और इस 50 का भी कहाँ जुड़ता है, V3 पे, मतलब ये भी कहाँ जुड़ेगा, V3 पे। इस 50 का भी कहाँ जुड़ता है, V3 पे। बात तो वही है, तार थोड़ी घूम के लगी है। तो अब आपको साफ दिखाई देगा क्या हुआ। और इसका ये V3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक 8 ओम का रजिस्टर, और वो खुद का जाए कहाँ जुड़ा हुआ है, VB पे। अब मेरे ख्याल आपको सब साफ दिखाई दे रहा होगा क्या बना है इसमें, है ना। तो 50 का पहले इनको सिंप्लीफाई करो। 50 का पैरेलल 25 और 25 का पैरेलल 25/2 25/2 यानी 12.5 टू 8 था ना यहाँ पे 10, तो 22.5 डायरेक्ट आंसर है 22.5 ओम। ठीक है, ये चीज़ आपको ऊपर दिखाई दे सकती थी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद मैं अगर उसको सीधा करता तो आपको शायद समझ में ना आता। तो समझाने के लिए मैंने इसको करके दिखाया, बाकी इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा है बस, इसमें बाकी सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन है थोड़ा सीधा है। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए, इसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट है वैसे तो। अगर देखा जाए तो इसमें ये वाली तार को आप यहाँ जोड़ सकते हो, इसको यहाँ जोड़ सकते हो, तो आपको साफ दिखाई देगा कि ये दो और ये दो पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि देखो इसका ये टर्मिनल की जो वोल्टेज है वो इसकी भी है, और ये वाली भी तो कॉमन उन्होंने कर ही रखी है। तो ये दो और ये दो पैरेलल में 1 बन गया। ठीक है, ऐसे ये नीचे वाले दो भी किस में हो गए, पैरेलल में, वो भी 1 बन गया। और आपस में क्या हो गया, सीरीज में। तो 1 और 1 सीरीज 2, 2 और 2 फिर पैरेलल, 1 और 1 के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 ओम। वही तो निकालना था बस। 2 और 2 का 1, 2 और 2 का 1, वो 2 सीरीज में 2, फिर वो 2 और ये 2 पैरेलल, तो क्या बन गया 1 ओम। तो इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें देखना एक और ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। देखो ये चीज़ें जो सॉल्व करने वाली बात है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट अगर उसमें रहा हो, देखो सिमेट्री वगैरह वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं हुआ है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हुआ है। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से जो आप सॉल्व करते हो वो फिर भी इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन जो सिमेट्री वोमेट्री वाले केस हैं उसके चांस बहुत ही रेयर हैं। ये फिर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कभी ना कहीं पूछा जा सकता है। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ये पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। खाली एक तो ये होता कि भी खाली सीरीज पैरेलल ही सोल्व कर दो, वो तो बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, इतना जेईई मेंस में तो बिल्कुल ही ना के बराबर। वैसे तो नीट में भी नहीं आएगा, कम से कम 2 चैप्टर मिक्स करने पड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे चैप्टर हैं हमारे पास, क्वेश्चन हर एक केस से पूरा एक क्वेश्चन आ नहीं पाता है, तो 2 चैप्टर मिक्स करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए अकेला सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। तो अगला क्वेश्चन देखना इस पे। अच्छा, इसमें हमको ये निकालना है कि भाई कितना होगा हमारा आर की क्या वैल्यू हो कि पावर मैक्सिमम डिसिपेट हो, वहाँ पे मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो सके उस बैटरी से, तो क्या और आर की वैल्यू हो। एक कुछ दिन पहले मैंने कॉन्सेप्ट किया था, शायद इसमें भी क्वेश्चन था, आपको बताया था मैंने कि भाई ये मैक्सिमम तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। यानी अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम दी हुई है, ये 4 ओम दिया हुआ है, तो नेट भी क्या होना चाहिए, 4 ओम ही आना चाहिए, बाकी सबका कॉम्बिनेशन भी 4 ओम आना चाहिए, तो भी ये मैक्सिमम बनेगा। उसकी कंडीशन से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद इसमें बड़े कैलकुलेशन ज़्यादा है,
चीज़ें सब नज़र आ सकती हैं, साफ नहीं दिखाई देंगी, ढूंढने से नज़र आएंगी यहाँ पर। तो उसके बाद लेकिन हाँ, चीज़ें आसान हैं, ठीक, मतलब कैलकुलेशन मुश्किल है, कर सकते हो आप आराम से। तो ढूंढेंगे तो देखो बहुत कुछ मिल सकता है। ढूंढते हैं, देखो क्या क्या मिल रहा है इसमें। सीधे तो कोई नज़र नहीं आएगा, सीधे तो आपको बस ये नज़र आ रहा है आर और आर किस में हो गया, 2R में, 2R सीरीज़ में है, वो साफ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी और बहुत ढूंढनी पड़ेंगी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये 4R है और ये R है, तो इस तार को जो आपने यहाँ कनेक्ट किया है, क्योंकि इस तार को अगर आप उठाने के बजाय यहाँ पे जोड़ दोगे तो शायद आपको साफ दिखाई दे कुछ की बन गया है, ये यहाँ पे हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे जोड़ना और यहाँ पे जोड़ना एक ही बात है। मैंने आपको बता रखा है, जब तक वोल्टेज सेम रहता है तब तक हम उसे चेंज कर सकते हैं, बस कोई रजिस्टर जंप नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही इस तार को आप यहाँ की बजाय यहाँ पे जोड़ दोगे तो आपको शायद दिखाई दे कि ये 4R और ये R पैरेलल में हो गए हैं, और इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, 4R/5। तो इनका रिजल्टेंट बन गया 4R/5, तो 4R/5 इनका बन गया 4R/5, और ये 6 आपको साफ दिखाई देगा सीरीज़ में है। इनको सोल्व करोगे तो 34R/5 आएगा, सीरीज़ में सोल्व करने पड़ेगा। 34R/5 आएगा, वो 34R/5 और ये 2R अब दिख रहा होगा पैरेलल में है। ये अभी भूल जाओ, जो साफ दिख रहा है पहले उस पर चलाना है, बाकी को आप टच जंक्शन जहाँ पे आ रहे हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। जो दिख रहा है सीरीज़ पहले बस उसी चलना है। तो ये कितना बन गया, 34R/5 और ये 2R पैरेलल में बन गया। इसको सोल्व करोगे आप, रिजल्टेंट आएगा हमारे पास 17R/11। पलट के मैंने किया इसको, डिनोमिनेटर सेम करने 34 से मल्टीप्लाई किया तो वो चीज़ ऊपर 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 और 5 22, और 22 को पलटा तो 34R/22 आ गया, काटा तो 17R/11 आ गया। वो किसका आया है, वो इन सब का आया है। अब इसके ये सीरीज़ में है R, ठीक है, इसके सीरीज़ में है, तो 17R/11 के साथ R सीरीज़ में अगर आपने जोड़ा तो बन गया 28/R। ये 17R/11 के साथ R सीरीज़ में जोड़ने पर आया है, ठीक है। तो 28/11 बन गया, ये हो गया R, यानी यहाँ तक सर्किट सोल्व हो गया। अब जो भी बना वो इस R के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो उसके बाद वापस इसका पैरेलल सोल्व करके होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, बस बाकी चीज़ आसान है। उसको सोल्व किया गया तो ये 28/R/39 आ गया, 28R/39, और इसको इक्वल टू 4 रखो, डायरेक्ट आंसर आएगा 39/7। तो ये था, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी आप अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो ऐसा एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको जो टाइम कंज्यूमिंग होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखने की, शुरू में उस पर नहीं फंसना है। ये ना हो कि आप पेपर शुरू कर रहे हो पहले दूसरे क्वेश्चन, अक्सर होता भी स्टार्टिंग में ही है वो क्वेश्चन, दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब पहले पेज पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जो टाइम कंज्यूमिंग होगा आसान, आप उसमें उलझ जाओगे और आप उसमें 15-20 मिनट लगाओगे। तो ये गलती से बचना है, जो क्वेश्चन लेंथी है उसको लास्ट में ले जाके करना है, आखिर में अगर टाइम बचे तो। उससे पहले छोटे क्वेश्चन करो। तो ये अगर आप बाकी सब क्वेश्चन से टाइम बचाओगे और इसके लिए 2 मिनट निकाल सकते हो तो 2 मिनट में सोल्व होगा। हाँ, वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 30 सेकंड 40 सेकंड में सोल्व हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है और बिल्कुल सीधा आपको नजर आ जाए तो फिर भी आप इसके लिए 2 मिनट बचा सकते हो बाकी क्वेश्चनों से, क्योंकि वहाँ थोड़ा जल्दी करोगे तो आप, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से ट्रिक पे जल्दी सोल्व हो सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो। हाँ, इसमें क्या है कि भी हमने देखा कि एक 4 ओम एक 6 ओम ऊपर है और एक 5 ओम यहाँ पे है, और इसमें से करंट जा रहा है आई, और एक कहा गया है कि 5 ओम में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 10 कैलोरी पर सेकंड है, यानी पावर होगी एक तरीके से वो 10 कैलोरीज पर सेकंड हो रही है। और सवाल आपसे इस 4 ओम में पूछा है, 4 ओम में कितनी प्रोड्यूस होगी। देखो वही आपकी अगर आंखें खुली हैं, दिमाग खुला है तो आपको चीज़ साफ दिखाई दे सकती हैं। तो अब यहाँ पे नजर आया कि ऊपर वाला 6 और 4 10 बनता है, नीचे वाला 5 बनता है, यानी कि ऊपर वाले में करंट नीचे वाले का हाफ होगा, क्योंकि वहाँ की रेजिस्टेंस डबल है। एक तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं I² × 5, जो हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैं उसको करंट को I मानूं तो I² × 5 अगर 10 बनता है तो ऊपर कितना करंट जाएगा, I/2 का स्क्वायर। तो I/2 का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे I था तो यहाँ पे I/2 जाएगा, उसका स्क्वायर × 4। यहाँ से अगर आप 5 को काटोगे तो I² 2 है, यहाँ से काटोगे तो I² आ गया, तो 2 कैलोरीज पर सेकंड, ये आंसर जल्दी आ जाएगा। हाँ, ये ओरली भी हो सकता था, लेकिन फिर से मैंने करके दिखाया कहीं आप कन्फ्यूजन ना हो जाए कि भाई पता नहीं क्या बोला गया, थोड़ा लिखा हुआ हो इसलिए आपको समझ में आ सकता है। ये सब क्वेश्चन कर सकते हो आप, ओरली मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं, उनसे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अगले जो क्वेश्चन में ज़्यादातर थ्योरेटिकल हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्सेप्ट की डिमांड करता है उसको सोल्व करने के लिए। फिर बढ़ते आगे देखना क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन थोड़ा सीधा है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी। इसमें पूछा करंट कितना निकालना है, इसमें से निकालेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो 60 और 30 पैरेलल में, 60 और 30 का पैरेलल 20 बना, और ये 2 हो गया, तो 2/20 डायरेक्ट 1/10 एम्पेयर आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉपर और जर्मेनियम है,
एक कॉपर है और एक जर्मेनियम है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उन दोनों को कूल किया गया, दोनों को ठंडा किया गया, टेम्परेचर डिक्रीज किया गया, तो उनकी कनेक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा बताना है, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा बताना है। तो जो कॉपर होता है, तो कॉपर पे जो रेजिस्टेंस होती है वो उसका जो मेन रोल होता है वो होता है टो का। टो क्या था? टाइम कांस्टेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी मेनली कॉपर में कोलिजन डोमिनेट करता है। देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है नंबर डेंसिटी, कितने वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज कैरियर्स हैं, और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, उनके बीच में कोलिजन कितना देर में होता है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैरियर्स रहेंगे, चार्ज कैरियर्स रहेंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगी, ज़्यादा कैरियर्स होने से रेजिस्टेंस कम होती है, और जो छोटा रिलैक्सेशन टाइम होने से यानी जल्दी भिड़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं ये कनेक्टर्स के लिए मेल चेंज नहीं होते टेम्परेचर चेंज होने से, ये कांस्टेंट रहते हैं कनेक्टर्स में, बहुत कम चेंज आता है। लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है ये हमेशा डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये हमेशा डिक्रीज करता है। जो रिलैक्सेशन टाइम है ये हमेशा डिक्रीज करता है, यानी टेम्परेचर इस केस में घटाया गया, तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया गया है तो ऐसा करने से टो बढ़ जाएगा। टो बढ़ जाने का मतलब क्या है कि वो जल्दी से नहीं भिड़ेंगे, उनको कोलिजन में टाइम लगेगा। कोलिजन में टाइम होगा तो उतनी देर तक वो जो भी चार्ज कैरियर से सीधे चल सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाती है किसी भी कनेक्टर की विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ठंडा होने पे रेजिस्टेंस घटती है किसी भी कनेक्टर की। ये बात आपको वैसे पता होगी कि गर्मी सर्दियों में लाइट ज़्यादा आती है, और कुछ कर्व भी हमने कर रखा है, उस कर्व से डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। तो कॉपर की डिक्रीज करती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर है, तो उसमें मेन जो रोल होता है वो चार्ज कैरियर्स का होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो उसके वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स भी घट जाएंगे टेम्परेचर घटने से, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ने से नंबर चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं ज़्यादा तेज़ी से सेमी कनेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसका इंक्रीज तो किया इसका भी, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हुए उस पर ज़्यादा फर्क पड़ गया। इसलिए जर्मेनियम की रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, सेमी कंडक्टर की इंक्रीज करती है टेम्परेचर कम करने से, और कनेक्टर की डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये था पहला। और ठीक इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा चेक कर लो, वो भी सेम है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो भी ऑलमोस्ट सेम है। उसमें पहली बात जो हुई है वो ये कि जो ये तो पहले का आंसर है। जर्मेनियम के बारे में तो सिंपल बात बोली गई है कि टेम्परेचर घटने से या टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप समझ गए कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगी और घटने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। दूसरी जो बात बोली गई कॉपर के बारे में, कोलिजन के बारे में बोली गई, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन ऊपर थी वही बताई गई है, तो वो कॉपर की हो जाएगी। लेकिन उसने कहा जो बात कही है वो दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो दूसरी बात है वो पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं करती ना। जर्मेनियम की रेजिस्टेंस में चेंज इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे फर्क पड़ता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं वो टो से दे रहे हैं, तो वो उसकी रीजन नहीं था, उसका रीजन था नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स से। अगर वो बात करते नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की, फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन होता, उसका रीजन फिर वो होता। तो इसलिए उसका रीजन तो नहीं है वो, लेकिन हाँ दोनों स्टेटमेंट अपने अपना सही जरूर है। तो वो दोनों एक ही जैसे सवाल थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो, अब आपको लगने लगा कि शायद क्वेश्चन बहुत सीधे आ रहे हैं, बहुत सिंपल आ रहे हैं। तो ऐसा ही है अगर कुछ कहूँ तो मैं। वैसे तो +2 में मोस्टली क्वेश्चन इजी ही होते हैं। थोड़ा बहुत जो तंग करता है वो हमारा होता है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है ऑप्टिक्स, तो वो ज़्यादा तंग करते हैं। उसके अलावा अगर देखो आपने अभी तक 60 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं, अगर आपने 60 क्वेश्चन सुन लिए हैं एक ही चीज़ के, या 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद तो बड़ी से बड़ी चीज़ आसान ही नजर आएगी। तो अभी कर रहा हूँ क्वेश्चन को देखना। इसमें 4 ओम की रेजिस्टेंस वही कहानी जिससे पहले थी कि अगर एक्सटर्नल इसके बराबर हो जाएगी तो ही तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये 2R सीरीज में, ये 4R, R और 2R है, तो ये यहाँ पे ब्रिज बन गया है और वो भी बैलेंस्ड। तो R/2R 1/2, 2R/4R 1/2 ब्रिज बैलेंस हुआ, यानी इस 6 ओम का यहाँ कोई काम नहीं है। आगे आपको सीधा नजर आ रहा होगा, ये 3R ऊपर और ये 6R नीचे। अगर इनका पैरेलल सोल्व किया जाएगा तो 2R, और 2R को 4 के बराबर रखोगे आप तो आपको मिल जाएगा R की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सीधा था। अच्छा दूसरा अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमको बताना है कि अगर करंट कांस्टेंट रहे एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर में, तो मैंने एक इंक्रीजिंग वाला ले लिया है, मतलब कि कोई ऐसी वायर है हमारे पास जो मोटी होती जाती है, पतली हो सकती है, चेंज होना है, मतलब एरिया ऑफ क्वेश्चन सेम नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है, उसमें करंट कांस्टेंट है, तो उसके बारे में बात पूछी गई भी क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अब इसको अगर आपने हवा में किया तो हवा में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया शुरू में कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट की डिमांड करते हैं, उसमें हर ऑप्शन चेक करना पड़ता है। तो भी हर ऑप्शन एक एक करके उठाएंगे और चेक करेंगे। तो मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, इन तीनों को करके उठाते हैं। करंट तो कांस्टेंट उन्होंने खुद कह दिया,
ये करंट कांस्टेंट है तो उस पर सोचना नहीं है, करंट तो कांस्टेंट है, इसको तो कंडीशन को लेके चलेंगे हम। अब बात हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या करंट की टर्म में। करंट की टर्म में क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि करंट के बारे में कंडीशन दी हुई है, तो उसकी भाषा में था v इक्वल टू ए इंटू एन ए। एक और था इसका फॉर्मूला ई कैपिटल ई टो बाई एम, ये भी था, लेकिन इससे यहाँ पे कुछ खास मिलने वाला हमको नहीं है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिल सकता है, लेकिन अपना वीडी के बारे में कुछ बात नहीं पता चला, क्योंकि ये वीडी ई पे डिपेंड करता है और ई खुद वेरिएबल है या चेंज कर कांस्टेंट है, वो हमें पता नहीं पहले से, इसलिए मैंने इसका रिलेशन ये वाला यूज़ किया। इसमें करंट आता है, करंट इज इक्वल टू वी डी ई एन इंटू ए। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कैसे चेंज होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। नंबर डेंसिटी भी सेम रहेगी, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर है तो कॉपर की फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो बदला क्या, एरिया। तो यहाँ से देखोगे आप तो वी डी जो आएगा हमारा वो आई बाई ए आ जाएगा, यानी ये चीज़ हमारी डिपेंड कर गई, जो वी डी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन ए आ गया, और वो चेंज हो रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी चेंज करेगी इससे, इसलिए उसमें तो वेरिएबल आनी ही है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, तो जिस ऑप्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो वैसे ही कट गया। उसके बाद बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं करूँगा दोनों से करूँगा उसको, दोनों से। एक तो ये सांप दिख रहा है, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें तो चेंज हो रही, ये टेम्परेचर चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता, ये चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये भी चेंज होना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं, असल में वहाँ पे करंट ही कांस्टेंट है, तो ऑप्शन लास्ट है, साफ दिख गया होगा आपको। लेकिन फिर भी एक और तरीके से भी करते हैं, तो मान लो ये फॉर्मूला आपको याद ना हो, तो आपको ओम्स लॉ पता होगा, v इक्वल टू आई इंटू आर। अगर मैं एक छोटे से पार्ट की रेजिस्टेंस लिखूँ तो वो कितनी बनेगी, रो इंटू डी एक्स अपॉन ए, डी एक्स इसकी विड्थ है, लेंथ है, ये बन गया। अब अगर मैं वी अपॉन डी एक्स को भेजूँ इस तरफ, तो वी अपॉन डी एक्स क्या होता है, इसी को तो कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डिस्टेंस अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वी अपॉन डी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और ये आई रो अपॉन ए आ गया, आई कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड कर रही है ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगी। अच्छा, क्वेश्चन इसमें बोर्ड में भी आए हुए हैं क्वेश्चन इसके, वो कहते हैं इंक्रीजिंग एरिया है तो वो घटेगी कि बढ़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज तक बताना पड़ सकता है। ये तो फिर भी सिंपल था, सिर्फ इतना बताना था कि चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। ठीक, तो यहाँ तो क्वेश्चन सीधा से काम चल जाएगा कि वो चेंज कर रहा है। ठीक, तो ये था आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक दो लेक्चर और लगेगा उसमें, उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं।